नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। साल 2014 से पहले राष्ट्र बेहद खतरे में था। इसके बाद एक सरकार बनी। यह सरकार बनी ही इसलिए क्योंकि राष्ट्र बेहद खतरे में था। नई सरकार का दावा था कि राष्ट्र के भीतर जो खतरे मौजूद थे वो राष्ट्र के बाहर मौजूद खतरों से ज्यादा बड़े थे। नई सरकार ने इन अंदरूनी दुश्मनों और खतरों की बाकायदा शिनाख्त कर रखी थी। इसमें कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, कुछ खान मार्केट गैंग से ताल्लुक रखते थे, कुछ लिब्रांडू और कौमी धिम्मी संप्रदाय के लोग भी थे। नई सरकार के मुताबिक ये लोग देश को अंदर से खोखला कर रहे थे। इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। बीते 8-9 सालों में इन लोगों को बड़े पैमाने पर सबक सिखाया जा चुका है। हालात इतने सुधर चुके हैं कि महान भारतवर्ष में अब नेता नेताइन से सवाल पूछने पर सीधे जेल भेज दिया जाता है। जो एसएचओ की गाड़ी आई थी, उन्होंने जोर जबरदस्ती आकर मेरे साथ हाथापाई की और मुझे उठाकर जीप में बहुत जोर से फेंक के मारा था। उन्होंने रास्ते में जैसे मैं गया था तो मैंने कहा सर मेरी बात सुनिए, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने मेरे दोनों गालों पर बहुत अच्छे से चमाते मारे थे। मैंने कहा सर आप मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो, तो बताओ। कि ज़्यादा मत बोल, तुझे बहुत बड़ा भगत सिंह बनना, तुझे क्या फायदा थी राजनेता से उलझने की। नई वाली सरकार राष्ट्र के अंदरूनी दुश्मनों का सफाया करने में गंभीरता से लगी थी। देश अंदरूनी दुश्मनों से लगभग मुक्त होने के कगार पर खड़ा था। प्रधानमंत्री जी इस बाबत राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी कर इसकी घोषणा करने वाले थे कि राष्ट्र के अंदरूनी दुश्मन पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। तभी एक गुजराती ने राष्ट्र की अंदरूनी सुरक्षा में सेंध लगा दी। अंदरूनी सुरक्षा के हर पुर्जे को इतना जलील होना पड़ेगा, यह अंदाजा किसी को नहीं था। लिहाजा प्रधानमंत्री ने अपने गुजराती भाई की कारस्तानी के मद्देनजर राष्ट्र के नाम जारी होने वाले घोषणा को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया है। श्रीनगर में पुलिस ने खुद को पीएमओ का अफसर बताने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। इस ठग का नाम है किरण भाई पटेल। गुजरात के रहने वाले इस ठग का ऐसा जलवा था कि उसे कश्मीर दौरे में Z+ सिक्योरिटी मिली। बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर बकायदा घूमता था। जम्मू कश्मीर दौरे पर जाकर अधिकारियों के साथ कई मीटिंग भी की। 5 स्टार होटल में रुकता और इसी बहाने जम्मू कश्मीर के लोगों को ठग रहा था। यह सारा रायता फैलाने वाले श्री 420 परम श्रद्धेय एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ किरण पटेल जी प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के निवासी हैं। कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के साथ किरण पटेल मनमौजी करते रहे। एक दिन नहीं बल्कि एक पूरे महीने तक। इस दौरान उक्त ठग श्री 420 किरण पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताया। जम्मू कश्मीर प्रशासन से Z+ श्रेणी की सुरक्षा ली, एक बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ली और श्रीनगर के एक 5 सितारा होटल में आधिकारिक प्रवास की सुविधा भी उठाई। इस सब के अलावा उक्त ठग किरण भाई पटेल ने इस 1 माह के लग्जरी प्रवास के दौरान कश्मीर के विभिन्न हिस्सों का आधिकारिक दौरा किया, सामरिक महत्व के इलाकों में गया और अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी की। अर्धसैनिक बल और पुलिस की सुरक्षा के साथ उसके विभिन्न स्थानों की यात्राओं के कई वीडियो मौजूद हैं। अब तक मिली सूचना के मुताबिक श्री 420 किरण पटेल को करीब 15 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को गोपनीय रखा गया। बीते 8 सालों में राष्ट्र की अंदरूनी सुरक्षा इतनी पुख्ता हुई है कि सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय की धौंस देकर एक ठग संवेदनशील सामरिक स्थानों का दौरा कर सकता है, अधिकारियों से मीटिंग कर सकता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। राष्ट्र की अंदरूनी सुरक्षा का चकाचक माहौल उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक बना हुआ है। एक खबर पंजाब से भी आई। यहां एक नया भिंडरावाले उठ खड़ा हुआ है, अमृतपाल सिंह। अभी हिंदू राष्ट्र वाले लपकों से देश को फुर्सत नहीं मिली थी कि ये अपना खालिस्तान लेकर खड़ा हो गया। अच्छा, ये पड़े पड़े अचानक से खड़ा हुआ। पिछले साल अगस्त महीने में ये दुबई से भारत आया था। तब तक वह पूरी तरह से क्लीन शेव था। 6 महीने के भीतर पगड़ी कृपाण केश धारण कर ये खड़ा हो गया। और हम पीसफुल तरीके से अपनी बात करेंगे और पीसफुल तरीके से हम एडवोकेट करेंगे कि हमारा एक अलग से मुल्क हो और हम आज़ादी चाहते हैं पीसफुल तरीके से। देश अंदरूनी मुल्क में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर चुका था। फिर अचानक से अमृतपाल ने अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला बोल दिया और अपने साथी को छुड़ा कर ले गया। अब तक देश की अंदरूनी सुरक्षा एकदम चाक चौबंद थी। फिर ये सब हो गया। तय किया गया कि अंदरूनी सुरक्षा को दुरुस्त रखने के लिए अमृतपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद पूरे पंजाब में एक बड़ा अभियान चला। देश की अंदरूनी सुरक्षा नई सरकार में मजबूत हो चुकी थी। चिंता की कोई बात नहीं थी। बड़े पैमाने पर धरपकड़ हुई।
वारिस पंजाब दे के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अमृतसर यानी पंजाब के पश्चिमी सिरे पर रहने वाला अमृतपाल सिंह गायब हो गया। अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमृतपाल नेपाल भाग चुका है और वहां से कनाडा भागने की फिराक में है। इस टिप्पणी की रिकॉर्डिंग के वक्त तक अमृतपाल की इतनी ही सूचना है कि वो फरार है। संभव है कि यह टिप्पणी जब तक आपके पास पहुंचे तब तक हालात बदल चुके हों। अमृतपाल नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की फिराक में है। वो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड के खालिस्तानियों के संपर्क में है। ये खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी ISI के कर्नल संधू से अमृतपाल का संपर्क है। इस तरह पूरा पंजाब पार करते हुए इसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश पार करते हुए अमृतपाल नेपाल भाग गया। हमने नापा तो पाया कि अमृतसर से नेपाल की सबसे नजदीकी सीमा लगभग 1000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन चूंकि देश की अंदरूनी सुरक्षा बीते 8 सालों में बहुत मजबूत हो चुकी है, इसलिए अमृतपाल 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करके गिरफ्तारी से बचते हुए नेपाल निकल गया। शायद न तो उसे इतने सारे राज्यों की पुलिस पकड़ पाई और न ही खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ाव के कारण उसके ऊपर शर्तियां नजर रखने वाली तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसे पकड़ पाई। क्या यह इतनी आसानी से भरोसा कर लेने वाली कहानी है? जिस व्यक्ति के एक एक कदम की निगरानी हो रही थी, वह बिना किसी संरक्षण के 1000 किलोमीटर की दूरी पार करते हुए नेपाल निकल भी सकता है क्या? कौन लोग हैं जिनकी निगहबानी में अमृतपाल की फरारी हुई है? न तो यह सवाल आसान है, न ही इसके उत्तर। ऊपर से राष्ट्र के अंदरूनी माहौल में सलमा सितारे टांकने का काम इसी हफ्ते किया गया है हमारे देश के कानून मंत्री जी के द्वारा। मंत्री जी का कहना है कि हमारे देश के कुछ रिटायर हो चुके जज एंटी इंडिया गैंग में शामिल हैं। अंदरूनी सुरक्षा के लिए यह नई चुनौती है जिसे रिटायर जजों ने मिलकर तैयार किया है। मंत्री जी के मुताबिक इसका नाम एंटी इंडिया गैंग है। It is a few of the retired judges, few maybe 3 or 4, few of those activists part of that anti-India gang. These people are trying to make Indian judiciary play a role of opposition party. Some people even go to the court and say that please rein in the government, please change the policy of this government. These people want Indian judiciary to play the roles of opposition party, which cannot happen. इन दिनों जुबान फिसलने का डिपार्टमेंट किरण रिजिजू के पास आ गया है। इस चकाचक सुरक्षित माहौल में मुझे बस एक ही बात ध्यान में आती है, Sleep tight because PAF is awake. इस ट्वीट की तारीख का बड़ा महत्व है। 26 फरवरी 2019 की आधी रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स कहती है कि चैन से सो जाइए क्योंकि हम जाग रहे हैं, और इसके कुछ ही देर बाद बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर दी। कहने का मतलब ये है कि जो हालात पाकिस्तान की बाहरी सुरक्षा के हैं, वही हालात हमारी अंदरूनी सुरक्षा की है। अंदरूनी सुरक्षा के इस चकाचक माहौल में खबरिया चैनलों के हुड़क-चुल्लुओं ने अलग धुन जोत रखी है। अव्वल तो तिहाड़ शिरोमणि ने पिछले हफ्ते देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू लिया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के चमचमाते मंच पर जो 2 बातें मेरी पकड़ में आई, उनमें से पहला ये है। क्या बात कर रहे हो भाई? और दूसरी खास बात मेरी पकड़ में ये आई। मैं ऐसी कोई टिप्पणी करने यहाँ नहीं आया। मैं इतना कहना है, मेरी भी मर्यादा है, मैं अदालत पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। वो कंसर्न मंत्रालय के मंत्री है, वो बोल सकते हैं। मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा अदालत पर। देखिए, सुपर पावर शब्द ठीक नहीं है, ना हम एक कंसेप्ट में विचार करते हैं। यहाँ पर जो बात पुख्ता तरीके से स्थापित हुई वो ये कि चापलूसी की एक सीमा होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हिपोक्रेसी की सीमा होती है। उस सीमा के पार अपचनीय चापलूसी नहीं होनी चाहिए। ये मोटी सी बात समझने में अभी कितने और साल लगेंगे सुधीर चौधरी को। इन हुड़क-चुल्लुओं की चापलूसी का एक एक्सटेंशन सेंटर है विपक्ष पर हमला। वहां पर इस हफ्ते राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई और हर हुड़क-चुल्लू ने उस पर अपने तीर छोड़े। बात निकली है तो माफी तलक आई है। आज हम बात हल्ला बोल में करेंगे राहुल गांधी से बीजेपी की माफी की मांग पर। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी की मांग की। राज्यसभा में सरकार की तरफ से नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे। लोकसभा और राज्यसभा
दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग की। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राहुल गांधी से सदन में माफी की मांग कर डाली। राहुल गांधी माफी मांगो, अरविंद केजरीवाल माफी मांगो या फिर ममता बनर्जी माफी मांगो, ये सब काम हमारे घोघा बसंत बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अचरज उस बात पर है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद नहीं चल रही है और संसद को टरकाने का, उसे स्थगित करने का काम खुद सरकार कर रही है। वह सरकार जिसके ऊपर संसद को सुचारू तरीके से चलाने की जिम्मेदारी है। यह बात कोई घोघा बसंत आपको नहीं बता रहा कि आखिरकार सरकार संसद की कार्रवाई को कैसे बाधित कर सकती है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। संसदीय लोकतंत्र में सदन को सफलता और सरलता से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। मौजूदा बजट सत्र के दौरान हमने देखा कि राहुल गांधी पर हमले का नेतृत्व सदन में कुछ केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। वो सदन में नारेबाजी, वॉकआउट, स्थगन आदि करवा रहे हैं। मांग है कि राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की आलोचना विदेश में क्यों की। इस दौरान सरकार जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है वह भी काबिले गौर है। भारत के दुश्मनों का दोस्त, भारत का अपमान आदि। सत्ता पक्ष ने इसे तूल देते हुए काफी आगे तक पहुंचा दिया है। अब सरकार बात कर रही है कि राहुल गांधी की सदन से बर्खास्तगी हो, उनके खिलाफ पुलिस जांच का विकल्प तलाशा जा रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की संसद में यह सारा प्रपंच मंचित हो रहा है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसकी जवाबदेही तय करने का मंच संसद है, न कि पुलिस स्टेशन। संसद में राहुल गांधी के तथाकथित भारत विरोधी बयान की जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। जब एक राजनीतिक मुद्दे के बीच बर्खास्तगी और पुलिस को शामिल किया जाता है, तब मोदी सरकार दरअसल राहुल गांधी के उन्हीं आरोपों को पुख्ता करती है जो उन्होंने लंदन में लगाए थे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब सरकार ही सदन न चलने दे, तब कई तरह के संदेहों को बल मिलता है। मसलन इस पूरे सत्र में पहले से ही विपक्ष अडानी घोटाले को लेकर हमलावर था। उसकी मांग थी कि संयुक्त संसदीय समिति इस मामले की जांच करे। उस संदेह को बल मिलता है कि अडानी समूह के मालिकों के साथ प्रधानमंत्री की नजदीकी से ध्यान भटकाने के लिए संसद में राहुल गांधी की आड़ में सत्ता पक्ष ये सब मंचन कर रहा है। जैसे सदन को चलाना सत्ता पक्ष और सरकार की जिम्मेदारी है, वैसे ही इस मामले से संदेहों को खत्म करना भी सत्ता पक्ष की ही जिम्मेदारी है। घोघा बसंतों की दुनिया में बीते हफ्ते एक विरल कीर्तिमान स्थापित किया गया। घोघा बसंतों ने असली टोजे का नकली बयान चला दिया। इनका नाम है एशले टोजे। आप नॉर्वे स्थित नोबेल कमेटी के डिप्टी चेयरमैन हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में भारत की भूमिका को सकारात्मक बताया था। इसे हमारे कुछ होश कम जोश ज्यादा वाले हुड़कचुल्लुओं ने अपनी स्वामी भक्ति साबित करने के उपयुक्त अवसर के रूप में देखा और खबर दौड़ गई कि मोदी जी ही इस साल दुनिया में शांति का झंडा उठाने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा शांति का नोबेल। एक बार फिर शांति पुरस्कार के लिए मोदी के आसपास कोई नहीं है। इस बात की दावेदारी बातों बातों में कमेटी के मेंबर ने ही खुद कर दी। खैर, इस खबर की कलई खुल गई। तमाम फैक्ट चेकर्स ने साबित कर दिया कि यह खबर फर्जी है, जिसे टाइम्स नाउ समेत तमाम अन्यों ने बढ़ चढ़ कर दिखाया। लेकिन खुद असली टोजे ने अपने नकली बयान पर सफाई दी थी। That said,
I am the deputy leader of the Nobel Committee. A fake news tweet was sent out, and I think that we should treat it as all fake news. It's fake. Let's not discuss it. Let's not give it energy or oxygen. I categorically deny that I said anything resembling what was in that tweet. यहां पर ANI ने और रचनात्मक खेल किया। एस्ले टोजे का खंडन वाला बयान चारों तरफ मौजूद था। ANI ने टोजे से बातचीत पर आधारित एक पूरी रिपोर्ट चलाई, लेकिन उस रिपोर्ट में टोजे का बयान शामिल नहीं किया। अब मैं आप लोगों को BBC के फुटबॉल पत्रकार गैरी लिनेकर का वाकया सुनाने जा रहा हूं। भारतीय पत्रकारिता के नजरिए से इस घटना को समझना हर भारतीय नागरिक यानी करदाता के लिए जरूरी है। जैसे हमारे यहां दूरदर्शन या फिर आकाशवाणी है, वैसे ही ब्रिटेन में BBC है। लेकिन हमारे यहां दूरदर्शन सत्ताधारी दल और सरकार के लिए काम करता है, जबकि ब्रिटेन में BBC अपने करदाता नागरिकों के लिए काम करता है। जिस घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, उससे आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। गैरी लिनेकर BBC के बेहद लोकप्रिय फुटबॉल शो मैच ऑफ द डे के होस्ट और एंकर हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने समय में गैरी इंग्लैंड के सबसे बड़े और लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। उनके नाम विश्व कप में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। ब्रिटिश सरकार की गृह सचिव स्वेला ब्रेवरमैन ने ब्रिटेन के अवैध आप्रवासन बिल की घोषणा की। इसके तहत ब्रिटेन अपनी शरणार्थी नीति में बदलाव करने जा रहा है। इस बिल के तहत बाहर से आने वाले शरणार्थियों को रोकने, उन्हें वापस भेजने या फिर किसी मित्र राष्ट्र में भेजने का प्रावधान है। We are committed to helping those in need, like the hundreds of thousands of people we have supported from Ukraine, Afghanistan and Hong Kong in recent years. But it's not fair that people who travel through a string of safe countries and then come to the UK illegally can jump the queue and game our system. This bill will bring an end to that. Enough is enough. गैरी ने एक ट्वीट कर सरकार के इस फैसले की आलोचना की और इसे भयावह बताया। इसके बाद सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने गैरी पर हमले शुरू कर दिए। दबाव में आकर BBC ने गैरी की सेवाएं समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसके बाद भारत की भूमिका शुरू होती है। जैसा कि अब आम हो चला है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्रियों का काम है ट्रोलिंग करना। तो भारत के सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने गैरी लिनेकर प्रकरण के जरिए BBC को ट्रोल करना शुरू किया। एक सिरे से लगाकर उन्होंने इस मामले पर 3 ट्वीट किए। उनका पहला ट्वीट था, ये देखना दिलचस्प है कि पत्रकारिता की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के बुलंद दावे करने वाले BBC ने अपने स्टार एंकर को उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया। अपने अगले ट्वीट में अनुराग ठाकुर ने कयामत ही ढा दिया। उन्होंने पत्रकारिता में नैतिकता, साहस और स्वतंत्रता पर बल दिया। ठाकुर कहते हैं, फर्जी नैरेटिव गढ़ने और नैतिक पत्रकारिता के बीच स्वाभाविक विरोधाभास है। मनगढ़ंत तथ्यों में पिरोकर दुष्प्रचार फैलाने वालों से पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए जरूरी नैतिक मूल्य और साहस की उम्मीद करना बेमानी है। यह प्रवचन हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने BBC को निशाना बनाते हुए किया। उसके आगे जो हुआ वह कहानी भी आप जान लीजिए। गैरी को सस्पेंड करने के अगले ही दिन BBC में तमाम कर्मचारियों और एंकर्स ने उनके पक्ष में अपने कार्यक्रमों का बहिष्कार शुरू कर दिया। कर्मचारियों के बायकॉट के कारण शनिवार की सुबह रेडियो 5 लाइव पर नियमित आने वाला कार्यक्रम फाइटिंग टॉक का प्रसारण रद्द करना पड़ा। कार्यक्रम के होस्ट कॉलिन मरे ने कहा कि यह फैसला पूरी टीम और मैंने लिया था। दोपहर के वक्त BBC टीवी पर खेल कार्यक्रम रद्द होने के कारण बार्गेन हंट और द रिपेयर शॉप का रिपीट टेलीकास्ट चलाना पड़ा। रात 10:20 पर मैच ऑफ द डे कार्यक्रम के प्रसारण से पहले एक प्रेजेंटर ने दर्शकों को बताया, हम माफी चाहते हैं, हम सामान्य दिनों की तरह मैच ऑफ द डे का प्रसारण नहीं कर पाएंगे। इसके बाद प्रीमियर लीग के पुराने मैचों को रीटेलीकास्ट किया गया। कहने का मतलब BBC के पूरे दिन का प्रसारण डगमगाया रहा। बड़ी संख्या में कार्यक्रम के होस्ट और कर्मचारियों ने गैरी के समर्थन में बायकॉट कर दिया था। अब इस स्थिति की तुलना भारत से कीजिए। जब भारत सरकार ने CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया था, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दूरदर्शन का कोई एंकर सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कोई बयान या फिर ट्वीट कर सके? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे किसी कर्मचारी के समर्थन में दूरदर्शन के दूसरे कर्मचारी खुलेआम अपने शो का बायकॉट कर दें? उत्तर आपको पता है कि भारत में ऐसा कुछ संभव नहीं है,
क्योंकि बीबीसी अपने टैक्स पेयर्स के लिए जवाबदेह है, जबकि दूरदर्शन अपनी सत्ता के लिए जवाबदेह है, भले ही वो चलता टैक्स पेयर्स के पैसे से है। दूरदर्शन को छोड़ दीजिए, ऐसी स्थिति में कोई निजी खबरिया चैनल भी सरकार के फैसले का विरोध कर सकता है क्या? जवाब आपको पता है। इस सच्चाई के बावजूद कितनी दहलंगई और दुस्साहस के साथ अनुराग ठाकुर बीबीसी को ट्रोल करते हैं। अब अंतिम सूचना, इस विवाद के तीसरे दिन बीबीसी को माफी मांगते हुए गैरी लिनेकर को उनके शो पर वापस बुलाना पड़ा। बीबीसी के निर्देशक टिम डेवी ने कहा, गैरी को दोबारा प्रसारण के लिए वापस ले आना मेरी सफलता है और हम मिलकर अपने दर्शकों को एक बार फिर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कवरेज दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा काम लाइसेंस फीस चुकाने वाले लोगों की सेवा करना है और ऐसा बीबीसी उन्हें देना है जो विश्वस्तरीय, निष्पक्ष और लैंडमार्क आउटपुट दे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में ऐसा कुछ आज संभव है? अगर आप ज्यादा आशावादी हैं तो भारत में बीते 8 सालों में बेरोजगार हुए पत्रकारों की फहरिस्त देख लीजिएगा। इसीलिए हमारे देश में किसी भी और देश के मुकाबले आज सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया की ज्यादा जरूरत है। जनता के द्वारा फंडेड मीडिया की जरूरत है। न्यूज लॉन्ड्री आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। यह कहानी है देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत को चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर की। उनका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। अब वो वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली भी पहली महिला बन गई हैं। इस क्षेत्र में मेरा जर्नी करीब 34 इयर्स का हो गया है और इसे चालू हमने 1989 में किया था, जब मेरा अपॉइंटमेंट 13/2/89 को हो और सहायक लोको पायलट में हमारा चयन हुआ था। वहाँ से लेके आज हम लोको पायलट मेल बने हैं। 34 साल की सर्विस में मेमोरेबल डे तो मेरा 13 मार्च और 14 मार्च 2023 ही रहेगा, क्योंकि 13 मार्च 2023 को मैंने सोलापुर से मुंबई 22226 वंदे भारत चलाई थी, जो भारत में एक इतिहास की तौर पे दर्ज हो गया है। ये सुनहरा दिन है मेरे लिए कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वंदे भारत चलाऊंगी, जो पहली महिला रहूंगी। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।